सभी साथियों को जय मूल्यवासी, जय संविधान, जय भारत, जय जोहार। साथियों, आज हमारा जो ये वीडियो, इसका मूल उद्देश्य है हमारे देश के लोगों को संविधान के बारे में जानकारी देना। हमारे समाज में बहुत ही कम लोग संविधान को पढ़ते हैं, नहीं के बराबर, और जो कुछ लोग पढ़ते भी हैं तो संविधान को समझने के लिए जिस प्रकार से उनको समझना चाहिए वो नहीं समझ पा रहे। उसका एक कारण है कि भारत का संविधान अंग्रेजी में लिखा गया है और उसे हिंदी में ट्रांसलेट किया गया, और इस हिंदी में ट्रांसलेट किए गए संविधान के अंदर जो हिंदी के शब्द और भाषा इस्तेमाल की गई है वो थोड़ी समझने में कठिन है। इसलिए आम आदमी के समझ से बाहर हो जाती है, या फिर वो सही ढंग से उसको समझ नहीं पाते और उसका गलत इंटरप्रिटेशन हो जाता है। इसके लिए हम आप लोगों को आज संविधान के भाग 3, जो कि हमारे मौलिक अधिकारों का भाग है, जिसमें मौलिक अधिकार आते हैं, उन मौलिक अधिकारों में जो विशेष करके रिजर्वेशन को लेकर या प्रतिनिधित्व को लेकर के जो मामला है वो संविधान के आर्टिकल 16 अनुच्छेद 16 में है, जिसके बारे में हम लोग थोड़ा यहाँ विस्तृत खुलासा करना चाहते हैं कि आखिर संविधान के अनुच्छेद 16 में क्या मामला है। जब तक हम समझ नहीं पाते तब तक संविधान का कोई महत्व नहीं रहता, या फिर उन अधिकारों का कोई महत्व नहीं रहता। इसलिए इसे समझाने का प्रयास कर रहे हैं। हमारा कहीं पर भी किसी प्रकार का कोई गलत इंटेंशन नहीं है और ना ही कभी रहेगा, लेकिन अपने लोगों को जागरूक करना ये हमारी पहली प्राथमिकता रही है, पहले भी और आगे भी रहेगी। इसलिए आप लोगों को बताना चाहते हैं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16, जो कि लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता, लोक नियोजन कहते हैं रोजगार, जो सरकार के अधीन पद हैं उन पदों पर हमारे लोगों को समता का अधिकार, यानी कि समानता का अधिकार, बराबरी का अधिकार, इसके तहत जो इसके विशेष रूप से इसके अंदर जो लिखा गया है और जिक्र किया गया है कि कौन सा खंड जो इसका है वो किसके लिए है और उसका मीनिंग क्या है, कहना क्या चाहता है। राज्य के अधीन किसी पद पर विशेष नियोजन या नियुक्ति से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता होगी। सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता होगी, मतलब किसी भी प्रकार का किसी के साथ में कोई भेदभाव नहीं होगा, सबको समान अवसर उपलब्ध करवाए जाएंगे। लेकिन उसके अंदर कुछ विशेष अधिकार कुछ विशेष वर्गों को दिए गए हैं, जिनके बारे में हम लोग आज जानेंगे कि आज संविधान के आर्टिकल 16 के खंड 1 में राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन या नियुक्ति से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता होगी। ये खंड 1 है 16, आर्टिकल 16 का, और इसमें सबको समानता का अवसर देना चाहिए, यानी कि सभी को एक अवसर उपलब्ध कराना चाहिए, उसकी योग्यता के अनुसार उसको वो पद मिले या रोजगार मिले, नियोजन मिले, उसकी नियुक्ति हो। अब इसका विस्तृत जानकारी के लिए हम देखें कि आगे 2 नंबर, जिसको और ज़्यादा इसको खुलासा किया गया है कि क्या क्या, ये तो समस्त नागरिकों के लिए लिखा है खंड 1 में। दूसरा है खंड 2, जिसके अंदर राज्य के अधीन किसी नियोजन या पद के संबंध में केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, उद्भव, जन्म स्थान, निवास या इनमें से किसी के आधार पर
ना तो कोई नागरिक अपात्र होगा और ना उसमें विभेद किया जाएगा। इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। संविधान के अनुसार उस राज्य क्षेत्र में रहने वाले वे तमाम लोग जो वर्ग विशेष में आते हैं या वर्ग विशेष में गिने जाते हैं, संविधान किसी जाति के आधार पर नहीं है और प्रतिनिधित्व किसी जाति विशेष को नहीं दिया गया है। संविधान के अंदर वर्ग विशेष को दिया गया है। तो वर्ग विशेष के जो लोग हैं, उन लोगों में, उस वर्ग में जितनी भी जातियां समाहित है, सम्मिलित है, उन तमाम जातियों को जाति के आधार पर, मूल वंश के आधार पर, लिंग के आधार पर या उसके निवास स्थान के आधार पर उसे अपात्र घोषित नहीं किया जा सकता। ये बात यहां क्लियर हो रही है कि जो हमें अधिकार मिला है वो अधिकार जाति के आधार पर नहीं है, वो वर्ग के आधार पर है। और वर्ग के अनुसार एससी एक वर्ग है, एसटी एक वर्ग है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति। एससी और एसटी यानी शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब, इसको भी समझना आम आदमी के बस की बात नहीं है, साधारण बुद्धि के लोगों के समझने वाली बात नहीं है। इसको समझने के लिए हम लोगों को ये देखना होगा कि शेड्यूल्ड कास्ट अंग्रेजी में शब्द है जिसे हिंदी में अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जाति कहा जाता है। यानी एक अनुसूची बनाई गई, एक शेड्यूल्ड बनाया गया, एक सूची बनाई गई, उसमें जिन जातियों को समाहित किया गया उनको शेड्यूल्ड कास्ट कहा, यानी कि अनुसूचित जातियां कहा। इसी प्रकार से शेड्यूल्ड ट्राइब, ट्राइब यानी कि जनजातियां, अंग्रेजी में वर्ड ट्राइब है, हिंदी में इसे जनजातियां कहते हैं। तो जनजातियों की एक सूची, एक अनुसूची बनाई गई और उसके अंतर्गत आने वाली जातियों को शेड्यूल्ड ट्राइब यानी अनुसूचित जनजातियों का दर्जा दिया गया, एक वर्ग निर्माण किया गया। अगर हम देश लेवल पर देखें तो पूरे देश के अंदर जो ट्राइब है, एसटी है, उसकी 1152 जातियां है जो शेड्यूल्ड ट्राइब के अंतर्गत आती हैं। कोई एक जाति नहीं, कोई दो जाति नहीं, 1152 जातियां जो सूचीबद्ध की गई है, उसके अनुसार वो जातियां अनुसूचित जनजाति में आती है, यानी एक वर्ग है। रिजर्वेशन या प्रतिनिधित्व, हम रिजर्वेशन को रिप्रेजेंटेशन ही कहते हैं, ये प्रतिनिधित्व का ही अवसर है। तो प्रतिनिधित्व का अवसर जो है ये जाति के आधार पर नहीं है, ये विशेष तौर पर वर्ग के आधार पर है। शेड्यूल्ड कास्ट एक वर्ग है और शेड्यूल्ड ट्राइब एक वर्ग है। इसलिए 16 अनुच्छेद के अंदर खंड 2 में ये स्पष्ट किया गया है कि यहां पर राज्य के अंतर्गत आने वाली उस वर्ग विशेष की जितनी भी जातियां हैं, उन जातियों को जाति, लिंग या फिर स्थान, जन्म स्थान या उसका उद्भव, उसके आधार पर उसको अपात्र घोषित नहीं किया जा सकता। उसे अवसर देना होगा, उसकी योग्यता के मुताबिक उसे अवसर देना होगा। ये बाध्यता है इसके अंदर, इसमें किसी भी प्रकार से उसको अपात्र नहीं होगा वो। अगर राजस्थान की बात करें, अगर झारखंड की बात करें, अगर हम उड़ीसा की बात करें, तो जो जातियां अनुसूचित जाति में आती है, उन जातियों को उस राज्य क्षेत्र में कहीं पर भी उसे अपात्र घोषित नहीं किया जा सकता। ये विशेषाधिकार यहां पर आर्टिकल 16 के खंड 2 में दिया गया है। इसका मतलब है कि एक बात हम लोगों को साफ साफ तौर पर समझ लेनी चाहिए कि रिजर्वेशन जाति के आधार पर या फिर क्षेत्र के आधार पर नहीं दिया जा सकता। ये बात संविधान की बात बता रहा हूं आपको, कोई इस प्रकार की बात नहीं बता रहा। तो ये जो स्थान के आधार पर, जैसे राज्य क्षेत्र में या फिर संघ राज्य क्षेत्र में ये चीज लागू होती है और उस राज्य में या फिर संघ राज्य क्षेत्र में आने वाली शेड्यूल्ड कास्ट की जातियां या शेड्यूल्ड ट्राइब की जातियां, उनको वहां पर
किसी भी कोने में, किसी भी राज्य क्षेत्र के किसी भी कोने में अपात्र घोषित नहीं किया जा सकता या वहां से उससे वंचित नहीं किया जा सकता। ये भारतीय संविधान का अनुच्छेद 16 खंड 2 कहता है। इस बात को हमें समझना चाहिए। और मेन बात जो आपको समझाना चाहता हूं वो ये है कि आरक्षण जिसको आप लोग कहते हो, हम उसको प्रतिनिधित्व कहते हैं, उसको हम रिप्रेजेंटेशन कहते हैं। ये रिप्रेजेंटेशन जाति आधारित नहीं है, ये विशेष करके वर्ग के लिए है, यानी एक वर्ग निर्धारित किया गया उस वर्ग के लिए। तो यहां पर किसी प्रकार का जाति विशेष के लिए कोई भी मामला नहीं है। अब हम आते हैं खंड 3 पे। खंड 3 के अनुसार इस अनुच्छेद की कोई भी बात संसद या कोई ऐसी विधि बनाने से निवारित नहीं करेगा। मतलब जो अधिकार यहां पर दिया गया है उस अधिकार के अनुसार यहां तक कि संसद भी इस अधिकार को या किसी विधि के माध्यम से इसको निवारित नहीं कर सकती, इसे मतलब बदल नहीं सकती, इसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं कर सकती। ये संविधान के आर्टिकल 16 का खंड 3 कह रहा है। उसके अंतर्गत क्या आता है, किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र की सरकार के या उसमें किसी स्थानीय या अन्य प्राधिकारी के अधीन वाले किसी वर्ग या वर्गों, ये शब्द इस्तेमाल है, शब्दों पे आप ध्यान देना, वर्ग या वर्गों के पद, वर्ग या वर्गों के पद, नॉट कास्ट, जाति के पद पर नियोजन या नियुक्ति के संबंध में ऐसे नियोजन या नियुक्ति से पहले उस राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के भीतर निवास विषयक कोई अपेक्षा विहित करती है। ऐसी कोई भी विधि संसद नहीं बनाएगा जो उस राज्य के अंतर्गत आने वाली उस वर्ग विशेष, एसटी या एससी वर्ग है, वर्गों को किसी प्रकार से वो अपने अधिकारों से वंचित करेगी। वर्ग के अंतर्गत आने, वर्ग बन गया ना, कास्ट खत्म हो गई, वर्ग हो गया। आपको सर्टिफिकेट एसटी का मिलता है, एससी का मिलता है, ओबीसी का मिलता है, नॉट किसी कास्ट का मिलता है। ये हमारे साथ में धोखा है, भूलभुलैया है कि हमको जाति प्रमाण पत्र जारी किया जाता है या फिर हम भी डिमांड जाति प्रमाण पत्र की करते हैं। हम कहते हैं जाति प्रमाण पत्र बनवाने जा रहे हैं, तहसीलदार को एप्लीकेशन दे जाति प्रमाण पत्र चाहिए, लेकिन वो जाति प्रमाण पत्र नहीं होता, वो वर्ग का प्रमाण पत्र होता है। वो जो है एक क्लास होता है, क्लास, उस क्लास का सर्टिफिकेट जारी होता है। उस क्लास के अंतर्गत आने वाली जातियों को उस क्लास के अंदर माना गया है। इसलिए फर्स्ट टाइम अगर किसी का जब सर्टिफिकेट बनता है तो उस समय ये कहा जाता है कि ये जाति, जैसे फॉर एग्जाम्पल कहा जाए कि मीणा जाति या भील जाति या मेघवाल जाति, ये जाति उसका उसमें जिक्र होता है कि ये मेघवाल जाति में आता है जो अनुसूचित जाति के अंतर्गत आता है, यानी उस सूची में इस जाति को समाहित किया गया है, इसलिए इसको अनुसूचित जाति का सर्टिफिकेट दिया जाता है। फला आदमी भील जाति से बिलोंग करता है, भील जाति से आता है, इसलिए उसको एसटी यानी अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत सर्टिफिकेट जारी होता है। और एक बार उस परिवार में सर्टिफिकेट जारी हो जाता है तो उसके बाद में उसी सर्टिफिकेट के आधार पर फिर उनको जाति का जिक्र करने की नहीं है। इसके पिताजी अनुसूचित जनजाति में आते हैं तो ये भी अनुसूचित जनजाति में आएगा, इसके पिताजी जो है अनुसूचित जाति में आते हैं तो ये भी अनुसूचित, उसके बाप का, पिता का जो है वो प्रमाण पत्र साथ में लगाना होता है। लेकिन हम लोग कास्ट के ऊपर ज्यादा कर रहे हैं और कास्ट की बात करते हैं, इसलिए कास्ट सर्टिफिकेट उन्होंने खुद ने ही अपनी मांग पर कर दिया कि जाति प्रमाण पत्र बनेगा। तो ये जो मामला है ये हमारे उस अधिकार के तहत आता है कि वर्ग विशेष के लोगों को ये अधिकार दिया गया है, न कि किसी जाति के आधार पर नहीं दिया गया। अब आता है मामला हमारा 16(4) का। 16(4) में क्या मसला है इसको थोड़ा समझने की जरूरत है, नहीं तो हम लोग गुमराह हो सकते हैं या हमें गुमराह किया जा सकता है। और दुश्मन हमेशा चाहता है कि ये लोग गुमराह रहे और कभी भी ये सही रास्ते पर, सही दिशा में ना आ पाए, इसलिए वो हमें भ्रमित करने का काम करता है। तो हम लोग इसमें ये बात कहते हैं कि आर्टिकल 16(4)
यानी कि खंड 4 जो उसका है वो हमें क्या कहता है। वो ये कह रहा है, जिसको पढ़ने के बाद आपको समझ में आएगा। 16(4) में है कि इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य को पिछड़े हुए नागरिकों के किसी वर्ग के पक्ष में जिनका प्रतिनिधित्व राज्य की राय में राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त नहीं है, नियुक्तियों या पदों के आरक्षण के लिए उपबंध करने से निवारित नहीं करेगी। अब यहां समझना है अपने को खास बात, ताकि इसके ऊपर ही ज्यादा लोग जो है मिसगाइड हो रहे हैं, ज्यादा लोग गुमराह हो रहे हैं या फिर किया जा रहा है। तो 16(4) के अंतर्गत स्पष्ट लिखा है कि राज्य को पिछड़े हुए नागरिकों के लिए, पिछड़े हुए नागरिक ये शब्द यहां पर इस्तेमाल किया गया है, जबकि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति पहले से ही शेड्यूल्ड बन चुका है। उसके अंतर्गत आने वाली जातियों की सूची ऑलरेडी बन चुकी है। अब संविधान का 16(4) अनुच्छेद 16 और खंड 4 क्या कह रहा है, उसके साथ में पिछड़े हुए नागरिकों जिनकी सूची शेड्यूल कास्ट की और शेड्यूल ट्राइब की बन चुकी है, उनको तो है ही है, उसके अलावा जो जातियां या जो वर्ग, इनके अलावा जो वर्ग पिछड़ा हुआ है सामाजिक तौर पे, शैक्षणिक तौर पे या फिर अन्य क्षेत्रों के अंदर जो पिछड़ा हुआ है, उस पिछड़े हुओं को भी राज्य सरकार विशेष एक योजना बना करके उनको प्रतिनिधित्व देने का काम कर सकती है। ये अधिकार राज्य सरकारों को दिया है। इसके अंतर्गत मामला ये आ रहा है कि अनुच्छेद 16(4) में SC और ST का जिक्र नहीं है, और SC ST की किसी जाति विशेष का भी जिक्र नहीं है या किसी समुदाय का भी जिक्र नहीं है, क्योंकि ये किसी भी समुदाय, जाति या धर्म के आधार पर नहीं है। ये सिर्फ वर्ग के आधार पर है, क्लास के आधार पर है। शेड्यूल्ड कास्ट एक क्लास है, शेड्यूल्ड ट्राइब एक क्लास है, अदर बैकवर्ड क्लास एक क्लास है। तो ये क्लास है। इसके अंतर्गत अब आता है मामला कि ये जो 4 खंड है उसके अंदर उन्होंने स्पष्ट लिख दिया कि पिछड़े हुए नागरिकों के लिए वर्ग के पक्ष में उनका वर्ग निर्माण करके उनको अलग से अधिकार दिए जाए, प्रतिनिधित्व दिया जाए। अब 16(4) का क आता है। क को अगर पढ़ेंगे तो 16(4) आपको समझ में आएगा, यानी इसका उपखंड जो है 16(4) का उपखंड है 4(क). इसके अंदर अगर ऊपर वाली बात ये होती तो शायद ये खंड बनाने की, उपखंड बनाने की आवश्यकता नहीं होती। 16(4) के अंदर भी एक खंड बनाया गया क और ख। उसके अंतर्गत क्या बात है, उसके अंतर्गत यह है कि इस अनुच्छेद में कोई बात राज्य को अनुसूचित जातियों, ध्यान देना इस बात, यहां पर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के पक्ष में, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के पक्ष में जिनका प्रतिनिधित्व राज्य की राय में राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त नहीं है, पर्याप्त नहीं है, राज्य के अधीन सेवाओं में किसी वर्ग, फिर आ रहा है, किसी वर्ग या वर्गों के पदों पर पारिमाणिक श्रेष्ठता सहित प्रोन्नति के मामलों में आरक्षण के लिए उपबंध करने के से निवारित नहीं करेगी। अब इसको समझना है। 16(4) का क, और इसमें स्पष्ट बात है कि ये पदोन्नति का मामला है, ये प्रमोशन का मामला है। रिजर्वेशन का मामला तो ऑलरेडी हो गया। अब प्रमोशन के लिए ये खंड 4 का क जो लिखा गया है, इसके अंदर संविधान ये कहता है कि आप उस राज्य में रहने वाले वर्गों, यानी कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को किसी भी प्रकार के पदोन्नति से वंचित नहीं करोगे। यहां पर पदोन्नति का मामला है, न कि यहां पर किसी जाति विशेष का या वर्ग विशेष का मामला है। अब आता है खंड 4 का उपखंड क के बाद ख। इस अनुच्छेद में कोई बात राज्य को किसी वर्ग में वर्ष में किन्हीं न भरी जाने वाली रिक्तियां, यानी कि ये मामला जो है ये बैकलॉग से संबंधित है।
अगर मान लो कि सीटें निकाली गई 100 और एसटी के या एससी के जो 100 सीट है उसके ऊपर 90 लोग आ गए लेकिन 10 लोग नहीं आए, तो वो 10 लोग जो है वो रिक्तियां रह गई, जिसको हम लोग हमारी भाषा में, अंग्रेजी भाषा में बैकलॉग कहते हैं। ये बैकलॉग को कैसे भरा जाएगा इसके बारे में ये लिखा गया है कि किन्हीं न भरी गई ऐसी रिक्तियों को जो खंड 4 या खंड 4 क के अधीन किए गए आरक्षण के लिए किसी उपबंध के अनुसार उस वर्ष में भरी जाने के लिए आरक्षित है और किसी उत्तरवर्ती वर्ष या वर्षों में भरे जाने के लिए पृथक वर्ग की रिक्तियों के रूप में विचार करने से निवारित नहीं करेगी, और ऐसे वर्ग की रिक्तियों पर उस वर्ष की रिक्तियों के साथ उसमें जिसमें वे भरी जा रही हैं उस वर्ष की रिक्तियों को कुल संख्या के संबंध में 50% आरक्षण की अधिकतम सीमा का अवधारण करने के लिए विचार किया जाएगा। अगर मान लो किसी वर्ष में भर्ती हुई और उस भर्ती के अंदर हमारे पर्याप्त मात्रा में लोग नहीं जा पाए, जितने पद थे, जितनी सीटें थी, इतने नहीं जा पाए किसी कारणवश, तो वो बैकलॉग रह गया, यानी वहां पर रिक्तियां रह गई। उसको आगामी वर्ष में, उत्तरवर्षी या फिर और किसी वर्ष में आगे आगामी वर्ष में जो नियुक्तियां निकलती है उन नियुक्तियों के साथ उसको ऐड करके, संविधान के अंदर 50% से ज्यादा आरक्षण का प्रावधान नहीं है, इसको ध्यान में रखते हुए और अगर आवश्यकता है तो इसको और करके भी उनको करना होगा। यानी उन रिक्तियों को आप छोड़ नहीं सकते या उसकी जगह पर दूसरे लोगों को नहीं ले सकते, उसके अंदर उसी वर्ग के लोगों को लिया जाएगा। ये मामला 4ख में है। और अब खंड 5 आ जाता है कि इस अनुच्छेद की कोई बात किसी ऐसी विधि में परिवर्तन पर प्रभाव नहीं डालेगी जो यह उपबंध करती है कि किसी धार्मिक या सांप्रदायिक संस्था के कार्यकलाप से संबंधित कोई पदधारी या उसके स्वामी यानी कि समान निकाय का कोई सदस्य किसी विशिष्ट धर्म का मानने वाला विशिष्ट संप्रदाय से संबंधित हो। यानी कि यहाँ पर धर्म का मामला आता है। खंड 5 के अंदर धर्म का मामला आता है कि किसी धर्म विशेष का व्यक्ति या धर्म विशेष का के आधार पर इस आरक्षण को वहां पर लागू नहीं किया जाएगा, या फिर ऐसा नहीं किया जाएगा कि फला धर्म से है इसलिए। इसका मतलब स्पष्ट हो गया कि रिजर्वेशन धर्म के नाम पर भी नहीं है। रिजर्वेशन धर्म के नाम पर नहीं है तो रिजर्वेशन जाति के नाम पर भी नहीं है। ये जो खंड है ये स्पष्ट है कि पहला जो है वो जाति विशेष के लिए नहीं है, इसलिए उसमें लिखा है कि राज्य अपने राज्य क्षेत्र के अंदर किसी भी जाति को या जाति विशेष को धर्म के या मूल वंश के या लिंग के आधार पर उसको उस अधिकार से वंचित नहीं कर सकती, और जन्म स्थान के निवास या जन्म स्थान के आधार पर भी उसे उस अधिकार से वंचित नहीं करती। तो ये जाति विशेष के लिए नहीं है, पहला मामला। दूसरा मामला आ जाता है कि ये संसद को भी अधिकार नहीं है कि वो इसमें किसी प्रकार का कोई भी अधिकार जो इनको दिया गया है, इस विशेषाधिकार को, इस मौलिक अधिकार को कहीं पर भी किसी विधि के आधार पर इसे खंडन नहीं कर सकती या इसे बदल नहीं सकती। इसी प्रकार से चौथे का मामला जो आता है 4, जिसके बारे में ज्यादा जिक्र होता है हमेशा कि 16/4, तो 16/4 जो है वो स्पष्ट है कि ये ओबीसी के लिए है, यानी एससी और एसटी के अलावा जो पिछड़ी जातियां हैं उनके लिए 16/4 है। इसमें राज्य सरकारों को संविधान ने अधिकार दिया है कि वो अपने राज्य क्षेत्र के अंदर शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब में आने वाली जातियों के अलावा जो जातियां पिछड़ी है, जो जातियां बैकवर्ड है, उनको आगे लाने के लिए एससी और एसटी की तर्ज के ऊपर भी उनकी भी सूची बना करके उनको रिजर्वेशन दिया जाए, ऐसा प्रावधान 4 में है। और 4क में एससी एसटी का स्पेशल हो गया। इसी प्रकार से खंड 4 के ख में बैकलॉग का मामला हो गया और खंड 5 के अंदर धर्म का मामला हो गया। यहाँ किसी जाति विशेष का मामला नहीं है या फिर ऐसा कोई विशेषाधिकार किसी को भी क्षेत्र के आधार पर या जाति के आधार पर नहीं दिया जा सकता। ये भारतीय संविधान का अनुच्छेद 16 स्पष्ट करता है और सारे खंड उपखंड के जो खंड और उपखंड है वो सारे के सारे एक एक चीज को क्लियर करते हैं। इसलिए हम लोगों को इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि ये संविधान हमें वर्ग के आधार पर
अधिकार देता है, न कि जाति या क्षेत्र के आधार पर। राज्य क्षेत्र है जो पहले से निर्धारित है, संघ राज्य क्षेत्र है जो पहले से निर्धारित है, उस संघ राज्य क्षेत्र में या फिर राज्य क्षेत्र में, उसके अंदर, राज्य के अंदर या संघ क्षेत्र राज्य क्षेत्र के अंदर जो भी जातियां आती है उनको समान अधिकार होगा। कहीं पर भी किसी को विशेषाधिकार जाति के आधार पर नहीं दिया जा सकता, तो वहां पर किसी को जाति के आधार पर अपात्र भी घोषित नहीं किया जा सकता। ये जो बातें हैं, ये बातें हमें विशेष तौर पे ध्यान रखनी चाहिए, जिसकी वजह से कि हमें अपने सही अधिकार मिल सके, जो रियल हमारे जो राइट है वो हमें मिल सके, और हमारा जो प्रतिनिधित्व है वो सच्चा प्रतिनिधित्व जा सके। इसके बारे में हम लोगों को विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि 16(4) की बात आई है, इसलिए हम लोगों ने आज उचित समझा कि वैसे तो एक एक आर्टिकल के बारे में हम लोग हर बार जिक्र करेंगे और बताएंगे कि कौन से। अब भारत के लोगों को तो यहाँ 16(4) को और इतनी गंभीरता को समझने की तो बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, और कुछ उन लोगों ने, बदमाशों ने, जो भाषा में शब्द डाले हैं ट्रांसलेशन करते समय, अंग्रेजी के शब्दों की जगह जो हिंदी में ट्रांसलेट किया है, उस हिंदी के अंदर उन्होंने ऐसे शब्द डाल दिए हैं कि आम आदमी उसको पढ़ना चाहे तो उसके समझ में नहीं आएगा। इसलिए हम लोगों को इसको बारीकी से समझना पड़ता है, या फिर अंग्रेजी के जो है संविधान को जो अंग्रेजी में है उसे समझना पड़ता है, तब जाकर के ये मामला सामने आता है कि यहाँ उसका मीनिंग क्या है। भारत के लोगों को तो शायद मैं कहूँ तो 90% से भी ज़्यादा या ज़्यादा भी हो सकते हैं, और बड़े बड़े लोग भी हो सकते हैं जो राजनीति में भी टॉप पे होते हैं, जो ऊंचे पदों पर भी होते हैं, वे लोग भी भारतीय संविधान के बारे में बहुत कुछ जानते होंगे। मैं ये नहीं कहता कि कोई नहीं जानते या मैं कोई स्पेशल हो गया, नहीं, मैंने जो पढ़ा है या जो जाना है, जो समझा है, उसी की मैं बात कर रहा हूं। तो उसमें अगर संविधान को समझना और पढ़ना अलग है, समझना अलग है, फिर समझने के बाद में उसको अमल में लाना ये अलग बात है। यहां पर भारत के संविधान के आर्टिकल 1 को हम ले लें तो भारत के अंदर आज भी उसका उल्लंघन खुलेआम हो रहा है और कोई भी इसका विरोध नहीं कर पा रहा है, और वजह सिर्फ ये है कि जानकारी नहीं है। जानकारी हुई तो हमने इसका विरोध किया, और हमने भारतीय संविधान के आर्टिकल 1 को हम लोगों ने उसका उल्लंघन करने वाले लोगों को देशद्रोही घोषित किया। जो आर्टिकल 1 का उल्लंघन करेगा वो देशद्रोही होगा, चाहे कोई भी है। वो क्या है मामला? भारतीय संविधान का आर्टिकल 1 कहता है इंडिया दैट इज भारत, इंडिया दैट इज भारत। अभी जो मसला चल रहा है इंडिया भारत के अंदर, वो भी कभी मौका मिलेगा तो आपको समझाएंगे कि वो इंडिया क्या है और ये क्या है। तो इंडिया दैट इज भारत, ये आर्टिकल 1 कहता है कि देश का नाम क्या होगा। तो स्पष्ट हुआ वहां पर कि इंडिया दैट इज भारत, यानी जो इंडिया है, जिसे अंग्रेज इंडिया कहते हैं, या अब तक जो अंग्रेजों ने इसको पहचान दी है इंडिया, ये भारत है, और इसके अलावा कुछ नहीं है। लेकिन इस देश के अंदर बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े ऊंचे पदों पर बैठे हुए लोग इसे हिंदुस्तान शब्द से संबोधित करते हैं, जो कि संविधान के आर्टिकल 1 का ही उल्लंघन है। तो जिनको आर्टिकल 1 समझ में नहीं आया, जिन लोगों को देश भारत है या इंडिया है या हिंदुस्तान है ये समझ में नहीं आया, वे लोग संविधान को समझ लेंगे या संविधान के एक एक आर्टिकल को बारीकी से समझ लेंगे। ये बात उनके बस की नहीं है, उनके बूते की नहीं है। मैं आपको आर्टिकल 1 का उदाहरण देने के साथ साथ मैं आपको संविधान के लास्ट आर्टिकल, पहला बताया और अंतिम बता देना चाहता हूं कि आखिरी जो 395वां संविधान का अनुच्छेद है, 395, 395 के अंदर बहुत ही बारीकी से एक चीज लिखी गई है, लेकिन उसका उल्लंघन खुलेआम हो रहा है, ये लोगों को पता नहीं है। मैं आपको उसके बारे में थोड़ा स्पष्ट करना चाहूँगा ताकि हमारे लोगों को गलतफहमियां थोड़ी है वो दूर हो जाए, क्योंकि हमारा समाज भोला समाज है और जल्दी से किसी के बहकावे में भी आ जाता है और किसी का जो है अनुसरण करने लग जाता है। उसको अपने दोस्त और दुश्मन की पहचान नहीं है, और दोस्त और दुश्मन की पहचान ना होने की वजह से वो दुश्मन के झांसे में फंसता है और दुश्मन जिस तरफ चाहे उस तरफ उसे डाइवर्ट कर देता है। मैं आपको पूरे संविधान का ऐसा नहीं कहता कि मुझे संविधान पूरा समझ में आ गया है, संविधान पूरा का पूरा मैंने जो रट लिया है
ठीक है, या हर समय मुझे कोई भी आर्टिकल मुझे याद रहता होगा, ऐसा किसी में भी नहीं होता, ये व्यक्ति में किसी में नहीं हो सकता। लेकिन मैंने निश्चित तौर पे इस संविधान को बड़ी बारीकी से अध्ययन किया है, और ये अध्ययन करने के बाद में हमने पूरे भारत के अंदर संविधान को स्थापित किया है, हर जुबान पे संविधान को लाया है और संवैधानिक अधिकारों के बारे में लोगों को बताया है। इसलिए मैं आप लोगों से अनुरोध करूंगा कि पहला और आखिरी, अगर यही आर्टिकल हमें समझ में नहीं आते हैं तो फिर बीच के आर्टिकल हमें समझ में आएंगे, ये तो बहुत ही कठिन काम है। पहला आर्टिकल मैंने आपको बताया कि वहां खुलेआम उल्लंघन हो रहा है, भारत को दैट इज इंडिया दैट इज भारत को हिंदुस्तान कह करके वो संबोधित कर रहे हैं, मतलब वो संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं। संविधान का उल्लंघन यानी कि संविधान द्रोह, और संविधान द्रोह का मतलब राष्ट्रद्रोह। वो राष्ट्रद्रोह हो रहा है खुलेआम, कोई नहीं बोल रहा, कोई कुछ नहीं बोल रहा है। अब मैं आपको आखिरी बता दूं ताकि ये जानकारी रहे कि संविधान को लेकर ही नहीं घूमते हैं हम लोग, संविधान को बांटने का या बेचने का काम नहीं करते हम लोग, हम संविधान को लोगों के दिमाग में बिठाने का काम कर रहे हैं। इसलिए आपको ये बताना जरूरी है कि आर्टिकल 395 जिसके अंदर स्पष्ट लिखा है निरसन, स्पष्ट लिखा है निरसन। निरसन शब्द जो हिंदी का यहाँ इस्तेमाल किया गया, ये टेढ़ा शब्द है, हर एक के समझ में नहीं आने वाला। निरसन का मतलब है खत्म, यानी कि उसको पूरी तरह से हटाना। निरसन करने का मतलब उसको हटाना, उसको अमल में नहीं रखना या फिर उसे इससे बाहर कर देना। तो क्या बाहर किया गया है, अगर आप इसको बारीकी समझेंगे तो आपको बहुत बड़ी जानकारी मिलेगी, अगर हम लोग समझने की कोशिश करें तो। और वैसे हम लोग अगर ये करें कि नहीं ज्ञानवान तो मुझसे ज़्यादा कोई नहीं है, मैं तो कभी ये नहीं कहता कि मैं ज्ञानवान हूँ, मैं तो ज्ञान प्राप्त कर रहा हूँ और हर दिन हर छोटे छोटे कार्यकर्ता से, बच्चों से भी सीखता हूँ। तो मैं आपको आर्टिकल 395 के बारे में बता देना चाहता हूँ कि आर्टिकल 395 में लिखा है, स्पष्ट लिखा है निरसन किन का हटाना है, किन चीज़ों को। पहला नंबर 1 भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, इसका संविधान के अनुच्छेद 395 में निरसन किया गया है, इसको हटाया गया है, इसको खारिज किया गया है। दूसरा क्या है, और भारत शासन अधिनियम 1935, भारत शासन अधिनियम 1935, अधिनियम 1935 को भी और अधिनियम 1947 को इसका निरसन किया गया, पूरी तरह से इसका जो है हटाया गया है, खत्म किया गया है। पश्चात कथित अधिनियम की संशोधक या अनुपूरक सभी अनियमित अधिनियमितियों के साथ इनको पूरी तरह से निरसन किया जाता है, खत्म किया जाता है। जिनके अंतर्गत प्रीवी काउंसिल आधिकारिक उत्साधन अधिनियम 1949 नहीं है, ये बात ध्यान रखना है। ये चीज़ अगर पढ़ेंगे तो पता लगेगा, नहीं पढ़ेंगे तो नहीं पता चलेगा, पढ़ने के बाद में भी उसको समझना पड़ता है। एक एक आर्टिकल को जब 20-20 बार पढ़ते हैं तब जाकर के उनके शब्दों का बड़ा जो षड्यंत्र किया गया इसके अंदर, ये षड्यंत्र तब हमको समझ में आता है। यहाँ पर स्पष्ट किया गया है कि अधिनियम 1950 इसके अंतर्गत नहीं है, मतलब इसको हटाया गया नहीं है। अब क्या है अधिनियम 1950, इसके द्वारा निरसन किया जाता है। अधिनियम 1949, अधिनियम 1949 ही भारत का संविधान है। अधिनियम 1949 जो है वही भारत का संविधान है, उसी के आधार पर भारत का संविधान बना है। यहाँ पर स्वतंत्रता अधिनियम और भारत शासन अधिनियम 1945 को निरसन किया गया। इसके अनुसार अगर हम कहें कि स्वतंत्रता अधिनियम 1947 को खारिज किया गया, तो फिर वो जो 15 अगस्त 1947 को तथाकथित आज़ादी की बात करते हैं, वो आज़ादी नहीं थी, उसे खारिज किया गया। वास्तविक आज़ादी जो हमारे भारत की है वो 26 जनवरी 1950 है, जिस दिन भारत का संविधान देश में लागू हुआ और हमें वास्तविक स्वतंत्रता मिली। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने बड़ी मेहनत करके, बड़ी लोगों के विरोध के अंदर, विरोध को झेलते हुए भी अपने तर्क के आधार पर इन बातों को मनवाया संविधान सभा में सभी सदस्यों को और उसमें रखा। तो आज हम अगर 15 अगस्त का जश्न मनाते हैं तो ये, अगर हम 15 अगस्त को आज़ादी के दिन के रूप में मनाते हैं तो ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 395 का खुला उल्लंघन है। क्या ये हम समझ पा रहे हैं इस बात को?
कहाँ पर हम बहस करने जा रहे हैं, कहाँ पर हम क्या लोगों को समझाना चाह रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं, ये ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत सारे विशेषज्ञों से हमने इस बारे में डिस्कस भी किया है, कई लोगों ने इसको स्वीकार किया है कि बात बिल्कुल सही है। तो साथियों, ये 16/4 का मामला मैंने आपके सामने स्पष्ट करने की कोशिश की है। उसके बावजूद भी अगर किसी को किसी प्रकार का कोई किंतु परंतु है, तो अगर इसको समझने में या समझ में नहीं आया हो, या फिर मेरे द्वारा इसका कोई उसको लगता हो कि गलत इंटरप्रिटेशन हुआ है, तो मुझे पर्सनल मिल करके या फ़ोन पे या किसी भी प्रकार से वो संवाद कर सकते हैं। इसके लिए मैं हमेशा तैयार हूँ, ना कि कोई भागने का मामला या किसी अपने उससे रहे। इसलिए आप लोगों से अनुरोध है कि मैं किसी व्यक्ति विशेष को या फिर किसी भी इस प्रकार के संगठन को मैं कोई ऐसा टारगेट नहीं करना चाह रहा, और मुझे इससे कोई मतलब भी नहीं है, मैं जानता भी नहीं हूँ। मैं इतना ज़रूर जानता हूँ कि मेरे संगठन के द्वारा लोगों में जुबान लाई गई है और हमारे संगठन ने लोगों को बोलना सिखाया है। आज जो लोग इस प्रकार से अपनी विद्वता साबित करते हैं, वे लोग वामसेफ की ही उपज हैं। वामसेफ से ही वो बोलना सीखे हैं और वामसेफ से ही आगे बढ़ करके यहाँ तक आए हैं। हमारा दुश्मन बहुत चालाक है, वो हमारे समाज में कोई भी व्यक्ति जब जागरूक होता है, जब आगे बढ़ने लगता है या समाज को सही दिशा देने लगता है, तो वो उसे हाईजैक कर लेता है। और वो आरएसएस संगठन के माध्यम से हमारे समाज के बहुत सारे लोगों को हाईजैक किया गया है और हाईजैक किया जा रहा है, आगे भी किया जा रहा है। इसलिए मैंने ये बात आप लोगों को समझाने की कोशिश की है कि ये जो मामला है 16/4 का, ये 16/4 का मामला किसी क्षेत्र विशेष या जाति विशेष के लिए नहीं है। ये वर्ग के लिए, वर्गों के लिए है, जिसके अंदर एससी और एसटी आता है। और एससी और एसटी के अंतर्गत आने वाली उस राज्य की जितनी भी जातियां हैं जो सूची में आती है, उन सभी को समान अधिकार है। वहाँ पर उनको स्थान या जाति के या लिंग के आधार पर भेद नहीं किया जा सकता। ये मैं आप लोगों को समझाना चाहता था। और बातें कुछ होगी तो बाद में की जाएगी। मैं किसी मामले को विवाद में नहीं डालना चाहता और न ही मैं किसी से वो करना चाहता हूँ कि कोई ज्ञान में कम है या ज़्यादा है। हम तो सीख रहे हैं और सीख रहे हैं, जो सीख रहे हैं वही लोगों को बता रहे हैं। हो सकता है वो गलत भी हो, लेकिन प्रत्येक को गलत साबित करने का अधिकार है। और वो चाहे तो हमारा भी उससे ज्ञान बढ़ेगा, हमारा भी नॉलेज बढ़ेगा। हम लोग भी, हो सकता है कि कोई ऐसा तो है नहीं 100% कोई व्यक्ति सही हो, लेकिन आर्टिकल 16 के ऊपर जो कन्फ्यूज़न है, उस कन्फ्यूज़न को दूर करना चाहिए। ये ताराराम मेहना के कहने से नहीं करना चाहिए। संविधान के और भी बहुत सारे विशेषज्ञ हैं, उन लोगों से बात करके करना चाहिए। देश के अंदर, आपके राज्य के अंदर, आपके ज़िले के अंदर ऐसा नहीं है कि संविधान के बारे में कोई नहीं जानते। पिछले 10 सालों से हमने संविधान घर घर तक पहुंचा दिया है, तो बहुत सारे लोग इसका अध्ययन कर रहे हैं। आप किसी से भी आर्टिकल 16 के बारे में जानकारी ले सकते हैं और इस कोई गलतफहमी है तो उसे दूर कर सकते हैं। आपने इस बात को ध्यान से सुना और मैं उम्मीद करूंगा कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे, ताकि लोग सही संवैधानिक जानकारी लेकर अपने सही हकों की मांग कर सके और सही दिशा में आगे बढ़ सके। इसी के साथ आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी ने बात को सुना और आगे पहुंचाएंगे, इस उम्मीद के साथ में। जय मूल निवासी, जय भारत, जय संविधान, जय जोहार। मूल निवासियों के हक अधिकारों के लिए देश में हो रहे जन आंदोलन की प्रत्येक गतिविधियों की जानकारी के लिए मूल निवासी जन आंदोलन YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी के निशान पर क्लिक करें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए वीडियो पर लाइक, शेयर और कमेंट भी जरूर करें। धन्यवाद। जय मूल निवासी, जय भीम, जय मूल निवासी, जय भारत, जय संविधान।